Hello friends, we in this video we are going to quickly cover the current affairs of June 2024. Okay, and this video will be helpful for upcoming examination of ACF and FRO. Okay, and also will be helpful for JPSC and J, JSSC. Okay, so let us continue the video. In this video we are going to cover the topics Naxal issues, okay, land rights of tribal and ST Act, SC ST Act, नक्सल issues, land rights, ठीक है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे, अबू आवास स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एंड पेंशन बेनिफिट टू सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और टाइग्रेस रिलोकेशन टू पलामू रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बुरुडी डैम को डेवलप किया जा रहा है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए, तो हम लोग बुरुडी डैम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कॉल गैसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक क्या है? नक्सल इश्यूज कन्फाइंड। जितना भी नक्सल इश्यूज था ना, जितना भी नक्सल इश्यूज था झारखंड में, वो ठीक हो गया है अभी। तो न्यूज में क्यों था? तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP के अकॉर्डिंग, joint attack on Naxalites in Jharkhand have continued their operations to just 5 out of 21 districts। मतलब पहले जो नक्सलीज का ऑपरेशन था 24 जिलों में हो रहा था, लेकिन वो अब घट के केवल 5 जिलों में बच गया, ठीक है। तो मतलब ये बोला जाए कि जितना भी नक्सलाइट एरिया था झारखंड में, धीरे धीरे वो कम हो रहा है। जिसमें से चाईबासा जो है, चाईबासा डिस्ट्रिक्ट, वो सबसे ज्यादा वहाँ पे आतंकी मतलब ये सो नक्सली का जो गतिविधियां था चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होता था, वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में क्यू पॉइंट देख लेंगे। क्यू पॉइंट क्या है? नक्सलिज्म ओरिजिनेटेड एज रिबेलियन अगेंस्ट लोकल लैंडलॉर्ड्स। तो नक्सलिज्म जो ओरिजिनेट हुआ था, मतलब ये कैसे शुरुआत हुआ था? तो जो लोकल लैंडलॉर्ड होते थे, मतलब जो गांव के बड़े बड़े जमींदार होते थे और जो लोगों से पैसा वसूलते थे, उसके खिलाफ धीरे धीरे, मतलब उसके खिलाफ लोग उठने लगे धीरे धीरे, और वो नक्सलिज्म का रूप ले लिए, ठीक है। ये शुरुआत कब हुआ था? तो द रिबिलियन वाज इनिशिएटेड इन 1967, ठीक है। ये जो रिबिलियन शुरुआत हुआ था नक्सलिज्म का, वो 1967 में शुरुआत हुआ था, विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू वर्किंग पीजेंट्स। मतलब नक्सलिज्म का मेन मकसद ये था कि जितना भी लैंड है ना, सभी को इक्वली मिले, मतलब जितना भी किसान है सभी के पास लैंड हो खेती करने के लिए, केवल लैंडलॉर्ड के पास नहीं हो, ठीक है। वो लीडर कौन था? मतलब नक्सलिज्म को शुरुआत करने वाला कौन था? कानू सन्याल एंड जगन संथाल। ये सब झारखंड के बारे में। झारखंड का जो शुरुआती नक्सलिज्म था ना, वो था कानू सन्याल एंड जगन सन्याल, ठीक है। स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल, द मूवमेंट हैज स्प्रेड अक्रॉस ईस्टर्न इंडिया इन लेस डेवलप्ड एरिया ऑफ स्टेट सच एज छत्तीसगढ़ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में फैला था, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल और इंडिया के अलग अलग स्टेट, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब स्टेट्स में भी फैल गया, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड दैट नक्सल सपोर्ट मोस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स एंड आइडियोलॉजी। माओजम जो है ना, माओजम इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म डेवलप्ड बाय माओ सेतुंग के द्वारा ये डेवलप किया गया है। माओजम क्या है? एक तरह का कम्युनिज्म है, ठीक है। इट इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ कैप्चर ऑफ स्टेट। मतलब कम्युनिज्म क्या करता है कि जितना भी स्टेट पावर है ना, उसको कैप्चर कर लिया जाए और लोगों के हाथ में दे दिया जाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, सभी लोग के पास समान अधिकार हो, ठीक है, सभी के पास इक्वल धन हो, ये सब है कम्युनिज्म के तहत, ठीक है। इट इज ए डॉक्ट्राइन ऑफ कैप्चर स्टेट पावर थ्रू अ combination of armed insurgency, mass mobilization and strategic alliances. Efforts are currently in place to combat drug trafficking, leading to the apprehension of drug peddlers, ठीक है, and significant seizure of opium under the Narcotics, Drug and Psychotropic Substance Act 1985। तो NDPS एक्ट 1985 का यूज करके
ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग पेडलर हो गया, उन लोगों को जब्त करने या उन लोगों का जितना भी सामान है जब्त करने पर ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग होता क्या है? ठीक है, तो ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग क्या है कि इलीगल तरीके से ट्रेड करना, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, ड्रग्स को ड्रग ट्रैफिकिंग कहलाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आता है एसोसिएटेड विथ इलीगल ड्रग ट्रेड। इसमें से इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स मतलब जैसे कि कोकीन हो गया, हीरोइन हो गया, ठीक है, मिथोफेथामाइन हो गया, मिथोफेटामाइन हो गया, सिंथेटिक ड्रग हो गया, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस। अगर कोकीन, हीरोइन और मेथाफेटामाइन जैसे सब्सटेंसेस का अगर कोई या तो अपने पास रखता है या तो इलीगली ट्रेड करता है, ठीक है, तो वो किसके एक्टिविटी के अंदर आएगा? ड्रग ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है, आएगा। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेट्स within a complex network of criminal organizations that span across borders, regions and even countries। मतलब जो ड्रग ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग होता है ना, वो बहुत एक तरह से बोल सकते हैं कम्प्लेक्स नेटवर्क के माध्यम से होता है। ठीक है, उसमें कोई एक लोग नहीं होता है। दिस इन्वॉल्व्स एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ठीक है, जिसमें क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, और वो किसी एक रीजन में भी हो सकता है, किसी एक रीजन में भी हो सकता है, अक्रॉस बॉर्डर हो सकता है और कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनडीपीएस एक्ट 1985 क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या था? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इट प्रोहिबिट्स ए पर्सन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, पोजेसिंग, सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग एंड कंज्यूमिंग एनी नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। मतलब एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत किसी भी तरह का पोजीशन नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति ड्रग्स को ना ही रख सकता है, ना ही परचेज कर सकता है, ना ही खरीद सकता है, ना ही उसमें व्यापार कर सकता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद एक नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज वाज आल्सो क्रिएटेड। एक नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग abuse was also created under the provision of NDPS Act 1985 to meet the expenditure incurred in the implementation of the act। मतलब NDPS Act 1985 जो NDPS Act था ना, NDPS Act 1985, इसके तहत एक नेशनल फंड बनाया गया था। मतलब जो भी इस एक्ट के तहत जो भी लोग पकड़ा जाएगा उसको सुधार करने के लिए या कुछ भी घटना हो जाता है, ठीक है, तो उसको उसके लिए रिलीफ फंड के लिए एक नेशनल फंड बनाया गया था फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज। मतलब ये जो ड्रग है ना उसका एब्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक नेशनल फंड बनाया गया था एनडीपीएस एक्ट के ही तहत। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लैंड राइट्स ऑफ ट्राइबल एंड SC/ST एक्ट। ठीक है, तो लैंड राइट ऑफ ट्राइबल के लिए लैंड राइट्स क्या है? ठीक है, अभी हाल ही में देखो न्यूज में क्यों है, क्योंकि झारखंड का जो चीफ मिनिस्टर है डायरेक्ट ऑफिशियल को डायरेक्शन दिया था कि जितना भी लैंड राइट है ट्राइबल का, ठीक है, एंड और मतलब बहुत सारे ST लोगों का क्या हुआ था कि उसके जमीन से उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो अभी जो CM है झारखंड का वो सभी ऑफिशियल्स को डायरेक्शन किए हैं कि जो भी लीगली मतलब जो लीगल है, जो लीगल तरीके से रह रहे थे, तो उसको वापिस किया जाए जितना भी जमीन छीना गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ भी लेते हैं ये वाला टॉपिक। emphasizing that scheduled tribes have been the most marginalized and deprived populations, it was also directed to officials that all cases registered under the SC/ST Act 1989 be disposed on priority basis। ठीक है, मतलब जो ST कम्युनिटी है ना सबसे मार्जिनलाइज देखा जाए, मतलब एक तरीके से वो मतलब सोसाइटी से एकदम अलग, सबसे वंचित पॉपुलेशन में से एक है। ठीक है, और जितना भी केसेस है रजिस्टर्ड अंडर द SC/ST एक्ट के तहत जो भी केस रजिस्टर्ड है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। ठीक है, हम लोग की प्रोविजन देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो ट्राइब का जो डेफिनेशन है, ट्राइब ना ही संविधान में डिफाइन है और ना ही हमारा CRPC में डिफाइन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एंडेवर टू डिफाइन द टर्म ट्राइब नाउ वेयर हाउएवर द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 342। मतलब जो ट्राइब का डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो वर्ड है वो कहाँ पे है? आर्टिकल 342 में, 342 का सब क्लास 1 में। ठीक है, मतलब इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी ठीक है,
प्रेसिडेंट जो होता है पब्लिक नोटिफिकेशन के तहत कोई भी कम्युनिटी को ट्राइबल घोषित कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब अगर इसका ये पूरे स्टेटमेंट का समरी बोला जाए तो प्रेसिडेंट किसी भी कम्युनिटी को ट्राइबल घोषित करता है, ठीक है। उसका एक प्रोसीजर भी होता है, हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितना शेड्यूल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कितना शेड्यूल है, SCHE टोटल 12 शेड्यूल है। उसमें जो हमारा 5th शेड्यूल है ना, वो किसके बारे में है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मतलब वो है इसमें, ठीक है। द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सेटिंग ऑफ अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इन ईच ऑफ द स्टेट्स हैविंग शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो शेड्यूल 5 ये कहता है कि जितने भी स्टेट्स में शेड्यूल एरियाज है उसमें एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगा, ठीक है। ये 5th शेड्यूल का पार्ट है, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इश्यू फेस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज इज द लैक ऑफ सिक्योर लैंड राइट्स। मतलब जितना भी अगर हम लोग देखा जाए तो ट्राइबल कहाँ रहते हैं, तो वो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा उसको इश्यू होता है लैंड को रिलेटेड होता है, मतलब उसके पास कोई ऑफिशियल लैंड होता नहीं है, तो कभी आउटसाइडर्स के द्वारा इंक्रोचमेंट कर लिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लियर कर दिया जाता है, तो ट्राइबल को रहने बहने में या उसको लिवलीहुड के लिए बहुत परेशानी होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वन सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू फेस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज इज द लैक ऑफ सिक्योर लैंड, मतलब उसके पास सुरक्षित लैंड राइट्स नहीं है। many tribals live in the forest areas, remote regions where their traditional right to land and resources are often not recognized, leading to displacement and land alienation, ठीक है। मतलब ज्यादातर रीजन में क्या होता है कि जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, जैसे कि या तो कोई रिमोट एरिया हो गया, तो जंगल में हो गया, क्योंकि उसके पास सिक्योर लैंड राइट्स नहीं है, तो या तो उसको डिस्प्लेस किया जाता है या तो उसको जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है ST के लिए, ठीक है। ठीक, फिर हम लोग SC ST के एक्ट के बारे में देखते हैं। तो SC ST एक्ट 1989 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनेक्टेड टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC ST कम्युनिटीज, ठीक है। ये वाला एक्ट SC ST के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला एक्ट। The act was passed in Parliament of India on 11 September 1989 and notified on 30 जनवरी 1990 में। ये पास कब हो गया था, 1989 को, और 30 जनवरी 1990 को ये नोटिफाइड हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अब्बू आवास स्कीम। तो अब्बू आवास स्कीम तो हम लोग पहले भी देख चुके थे, लेकिन हम लोग क्विकली इसको रिकॉल कर लेते हैं कि अब्बू आवास स्कीम क्या है। तो अब्बू आवास स्कीम झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसके बेनिफिशियरी को कौन होंगे, जितने वो लोग झारखंड के वो लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसको कोई घर नहीं मिला है, ठीक है। ये दोनों के लिए लागू है, अर्बन के लिए भी लागू है और रूरल के लिए भी लागू है, ठीक है। तो PMAY के तहत जो कोई भी घर नहीं लिए हैं तो उसको अब्बू आवास, मतलब ये तो झारखंड सरकार का योजना है, तो उसको अब्बू आवास योजना के तहत उसको घर मिलेगा, ठीक है। सिंपल यही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, अब्बू आवास योजना। उसके बाद हम लोग अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी 2 कंपोनेंट है, एक तो है रूरल और दूसरा है अर्बन। रूरल वाला यहाँ पे, ठीक है, 2 कंपोनेंट है इसमें, पहला कंपोनेंट ये वाला है और दूसरा कंपोनेंट ये वाला है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 3 सब सेक्शन है, ठीक है। कितना 3 सेक्टर्स है इसमें, सॉरी 3 सेक्टर्स है। पहला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा स्लम ड्वेलर्स को भी कवर किया गया है, ठीक है। तो मतलब जितना भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मिडिल इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, उन लोगों को घर प्रोवाइड करना कितना, 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ 2 करोड़ घर प्रोवाइड कराना, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में अगर बात करें तो इसमें कुछ मतलब जितने भी गरीब लोग हैं जिसको घर नहीं मिला है, ठीक है, उसको घर प्रोवाइड कराना। और घर में बेसिक फैसिलिटीज क्या होंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्लीन वाटर होगा, वेल डेवलप्ड सीवेज होगा, सिस्टम हो गया, सैनिटरी फैसिलिटीज होगा, ये सब होगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोग देख रहे हैं, इसमें 2 सेक्शन से थे, कौन सा, एक अर्बन के लिए, रूरल के लिए। अर्बन में 3 सेक्टर था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था, ठीक है, लो इनकम ग्रुप था, मिडिल इनकम ग्रुप था और स्लम डिवेलपर्स भी इसमें शामिल थे। और रूरल में जितना भी इकोनॉमिकली वीक फैमिलीज है सभी को मिलेगा हाउस, ठीक है, और उसमें बेसिक फैसिलिटीज भी होगा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर, ठीक है, ये सब फैसिलिटीज होगा। तो हम लोग अब वो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट टू सिकल सेल एनीमिया पेशेंट, मतलब जो भी सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं उन पेशेंट को पेंशन मिलेगा। कितना? 1000 मंथली मिलेगा, मंथली पेंशन ऑफ 1000, ठीक है। तो अभी जो ना ये कौन सा स्कीम के तहत दिया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम के द्वारा दिया जाता है। जितने भी सिकल सेल पेशेंट हैं उनको मंथली पेंशन ऑफ 1000 दिया जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट फेज, इन द फर्स्ट फेज, पहला फेज में क्या हुआ है कि 9 बेनिफिशरीज हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम डिफरेंट ब्लॉक्स, 3 ईच फ्रॉम खूंटी कारा एंड 2 फ्रॉम मुहरू एंड 1 फ्रॉम तोपरा ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हम लोग देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना है क्या, ठीक है। चलो एक और इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ये देख लेते हैं। Among 9 people who have been suffering from 40% or more sickle cell anemia, thalassemia disease are being given pension under the scheme of the basis of disability certificate। वही है कि उन लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। हम लोग ये देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के बारे में देखते हैं। इट इज ए स्कीम लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा। ये झारखंड सरकार का स्कीम है, ये झारखंड सरकार का स्कीम है, ठीक है, झारखंड सरकार का स्कीम है, ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू डिफरेंटली एबल पीपल एज्ड 5 years एंड above who are in need of financial assistance, ठीक है। तो ये जो स्कीम है किसके लिए है? जो 5 या उससे ज्यादा ईयर के लोग हैं और जो फाइनेंशियल नीड में है उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जो डिफरेंटली एबल पीपुल है, ठीक है। और ये जो स्कीम होगा वो डीबीटी के तहत होगा, मतलब जो भी पेशेंट होगा उसके खाते में डायरेक्ट पैसा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग सिकल सेल एनीमिया के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है? एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। सिकल सेल डिजीज इज ए जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्नॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन। मतलब ये जो डिजीज है ना ये जन्म से ही आता है। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो बनता है ना उसमें एब्नॉर्मलिटी होता है, ठीक है। अच्छे से उसमें अच्छे से उसमें रक्त का संचार पूरे बॉडी पे नहीं होता है, और जिस पार्ट बॉडी के जिस पार्ट में नहीं होता है वहां पे बहुत ज्यादा ऐठन होने लगता है, पीड़ा भी होता है बहुत तेज, ठीक है। तो ये सब करेक्ट, मतलब ये सब डिजीज का जो है वो करेक्टरिस्टिक है सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है, ठीक है। द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इज इन रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में प्रोटीन को पहुंचाता है, ठीक है, ठीक। इट काउजेज रेड ब्लड सेल टू एडॉप्ट सिकल और क्रेसेंट शेप। मतलब इसमें जो होता है ना, जो रेड ब्लड होता है उसका जो शेप होता है वो सिकल और क्रेसेंट टाइप का हो जाता है, हिंडरिंग देयर मूवमेंट थ्रू वेसल्स लीडिंग टू पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन लाइक सीवियर पेन, इन्फेक्शंस, एनीमिया और स्ट्रोक, ठीक है। केवल भारत में देखा जाए तो एक एस्टिमेटेड 30,000 से 40,000 जो चिल्ड्रेन है जन्म लेते हैं सिकल सेल एनीमिया के, ठीक है, एनुअली। मतलब प्रत्येक साल लगभग 30,000 से 40,000 जो बच्चे हैं वो बोर्न होते हैं विद सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये तो 30,000 से 40,000 बच्चे हैं वो सिकल सेल एनीमिया को लेकर जन्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थैलासेमिया। थैलासेमिया क्या है देख लेते हैं। ये सिकल सेल एनीमिया के सिमिलर ही है थैलासेमिया। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल विद थैलासेमिया एक्सपीरियंस सेवर एनीमिया ड्यू टू लो, इसमें लो देखिए इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है जितने भी व्यक्ति में थैलासेमिया होता है ये सिकल सेल एनीमिया का ही एक सिमिलर रूप है जिसमें लो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जो कि नेसेसिटिंग लाइफ ब्लड, मतलब इसमें पूरी जिंदगी भर उसको ब्लड देते रहो, ब्लड का वो ट्रांसफ्यूजन करते रहो, ये होना चाहता है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। मतलब जिस भी व्यक्ति को थैलासेमिया हुआ है
तो उसको बहुत मात्रा में ब्लड की जरूरत होती है और ब्लड काफी महंगा होता है, तो इस वजह से उसको ना बहुत फाइनेंशियल वो हो जाता है, फिर वीक हो जाता है। ठीक है। एंड चिलेशन थेरेपी टू मैनेज आयरन एक्यूमुलेशन। मेजर सिम्टम्स इंक्लूड फैटिग हो जाता है। इसमें सिम्टम क्या है? थकान, पेलनेस, पेलनेस मतलब पीलापन, जॉन्डिस इसको भी बोलते हैं। ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिलेड ग्रोथ, फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज, ईटीसी एमंग अदर्स। ठीक है। तो हम लोग दो डिजीज के बारे में हम लोग देख लिए, सिकल सेल एनीमिया और एक सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? अब ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है। पहला तो ये वाला पहला टॉप पहले याद रखना कि ये जेनेटिक डिजीज है। ठीक, सिकल सेल एनीमिया। पहला एबनॉर्मेलिटी इन ब्लड इन हीमोग्लोबिन। ठीक है। क्या होता है इससे? इससे सीवर पेन होता है, इन्फेक्शन होता है, एनीमिया, स्ट्रोक आता है। ठीक है। और थैलासेमिया में क्या होता है? सिमिलर टू सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें लो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। लाइफ लॉन्ग ब्लड नीड होता है इसमें। ठीक है। इसका मेजर सिम्टम्स क्या है? फैटिग है, फैटिग, पेलनेस, जॉन्डिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिलेड ग्रोथ, फेशियल बोन डिफॉर्मिटी, इसी। ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ थैलासेमिया। ठीक है। अब देखो प्लामू में क्या हुआ? प्लामू डिस्ट्रिक्ट में बाघ का रीलोकेशन किया गया। ठीक है। टाइग्रेस रिलोकेशन टू प्लामू रिजर्व। ठीक है। वाई इन न्यूज देखा जाए तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज टू कीप द 4 टाइगर दैट हैव moved to Palamu Tiger Reserve, efforts are being made to bring 2 tigers and 1 tiger from another reserve। ठीक है। मतलब कि जितने भी टाइगर है ना, मतलब पहले 4 टाइगर को प्लामू टाइगर रिजर्व में रिलोकेट किया गया था, तो उन लोगों को ना, मतलब उन लोगों को रखने के लिए मतलब कुछ और टाइगरेस मतलब बघनी को लाया जा रहा है, एंड 1 टाइगर फ्रॉम अदर अनदर रिजर्व। ठीक है। तो प्लामू टाइगर रिजर्व में पहले से कुछ 4 टाइगर थे, तो उसको बचाने के लिए, उसके वेलबींग के लिए कुछ और 2 टाइग्रेस को लाया जा रहा है और एक टाइगर को और लाया जा रहा है। टोटल कितना हो गया? 4 पहले और 3 अब। तो टोटल अब प्लामू टाइगर रिजर्व में कितना हो गया? 7 टाइगर हो गया। ठीक है। The approval of National Zoo Authority is awaited for shifting 350 animals to the soft release center set up in the reserve। ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में परमिशन किससे लिया जा रहा है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एनटीसीए से लिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? शीतल वगैरह है, कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि नेशनल जू अथॉरिटी क्या है, फिर नेशनल टाइगर एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में देख लेंगे। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इन दोनों को देख लेते हैं। ठीक है। पहला है हमारा नेशनल जू अथॉरिटी। तो इसका जो स्टैब्लिश, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है पहला तो। ठीक है। कि नेशनल जू अथॉरिटी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये किसके अंडर स्टैब्लिश हुआ था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये स्टैब्लिश हुआ था। ये चेयर किया था किसके किसके द्वारा? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। इट इज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड हैज 10 मेंबर्स एंड ये मेंबर सेक्रेटरी। इसके बाद 10 मेंबर भी है और एक मेंबर सेक्रेटरी भी है। तो नेशनल जू अथॉरिटी में टोटल कितना हो गया? 10, 11, 12, टोटल 12 मेंबर। ठीक है। टोटल 12 मेंबर्स हो गए। टोटल 12 मेंबर्स। ओके। और नेशनल जू अथॉरिटी का एनटीसीए, इसको चलो लिख लेते हैं एक पेज में। ठीक है। नेशनल सॉरी, इसका जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टेचुरी बॉडी है, स्टेट टू सेटअप अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नहीं विल ऐसे WPA 1972। ठीक है। सेटअप अंडर WPA। किसके द्वारा ये चेयरमैन इसका कौन है? चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा ये चेयर किया जाता है। ठीक है। ये वाला हो गया। इसके बाद से कितना मेंबर है टोटल? 10 मेंबर प्लस चेयरमैन प्लस 1 सेक्रेटरी। ठीक है। ये तो अभी हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक।
ओके, मेंबर सेक्रेटरी। ओ सर, हाँ सही है। कहाँ चला गया? सेक्रेटरी, एस ई सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ओके हो गया। जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में हो गया, ठीक है। जू इंडिया, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे, एनटीसी के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अथॉरिटी इज टू कम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी है जो भारत का, उसको कंजर्व करना, ठीक, उसका देखभाल करना और जितना भी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। द अथॉरिटी प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू जू, मतलब जितना भी जूज है, जू जितना भी जू है, चिड़ियाघर है, उसको रिकॉग्निशन कौन करता है? तो एनजेडीए, नेशनल जू अथॉरिटी, ठीक है। उसको रेगुलेट भी यही करता है एनजेडीए। लेस डाउन गाइडलाइंस, ठीक, कोऑर्डिनेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स प्रोग्राम, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है, इसके बाद है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, इसके बारे में लोग देख लेते हैं। एनटीसी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नेशनल टाइगर, सॉरी, नेशनल टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट क्या है कि ये एक स्टेचुरी बॉडी है, बॉडी, ठीक है। एक स्टेचुरी बॉडी है कि इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हुआ था, ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो स्टेचुरी बॉडी हो गया, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया था। और फिर इसका दूसरा काम देख लें तो क्या है? हाँ बस यही है, स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है, और स्टेब्लिशमेंट हुआ था इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 फॉलोइंग द रिकमेंडेशन टाइगर टास्क फोर्स के तहत हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, छोटा मोटा टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद खत्म करते हैं वीडियो को, ठीक, नहीं तो बहुत लंबा आ जाए। बुरुडी डैम एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब बुरुडी का जो डैम है उसको एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है। कहाँ पे है ये? तो ईस्ट सिबूम में है, ईस्ट सिबूम, इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। इन ईस्ट सिबूम ऑफ झारखंड, चलो झारखंड हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है मेरे हिसाब से, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे जो ईस्ट सिबूम में सीएम इनॉग्रेट किए हैं कितना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। अबू आवास योजना तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अबू आवास योजना को तो हम लोग देख ही लिए, इसमें क्या है? 3 रूम हाउसेस प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई अगर बेनिफिट नहीं लिए उसको। ये कौन सा प्रोग्राम है? आपकी योजना आपकी सरकार आपके दरबार प्रोग्राम के तहत इसमें दिया जाएगा, ठीक है। अब कोल गैसिफिकेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कोल गैसिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो जामतारा जामतारा डिस्ट्रिक्ट में कोल गैसिफिकेशन का एक पहला पायलट प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया गया है। इंडिया फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल, इंडिया का जो पहला पायलट प्रोजेक्ट है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का, वो जामतारा, झारखंड के जामतारा डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है।
क्यों? यूजिंग इन सिटू कोल गैसिफिकेशन टू कन्वर्ट इनटू वैल्यूएबल फ्यूल। ओके, गैसेस इनटू मीथेन, मतलब जो भी वैल्यूएबल कोल को वैल्यूएबल गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे गैसेस में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो गैसेस है ना, ये जो गैस प्रोड्यूस होगा, इसको सिंथेटिक नेचुरल गैस हो गया, केमिकल फीड स्टॉक हो गया फॉर फ्यूल, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव, ये सब चीजों में एप्लीकेशन इन लोगों का बहुत होता है, तो इन लोग को फायदा होगा बहुत। ठीक है, ठीक है। ये किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आता है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज फुली कमिटेड टू प्रोमोटिंग कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, रिकॉग्नाइजिंग देयर पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म कोल इनटू वेरियस हाई वैल्यू केमिकल प्रोडक्ट्स। मतलब ये कोल को यूज करके बहुत मतलब अधिक वैल्यूएबल चीजों में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, फिर हो गया मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब में कन्वर्ट करेंगे करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोल गैसिफिकेशन। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि कोल गैसिफिकेशन क्या है। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन, बेसिक्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन चैम्बर हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कोल जो भी कोल होगा उसको एकदम बर्न किया जाएगा, फिर वाटर भी रहेगा, वाटर वाटर का ये पाइप रहेगा। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन का जो प्रेशर होगा 3 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से अधिक होगा, टेम्परेचर जो होगा 725 से 1225 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। ठीक है, ये हुआ, और जिसका प्रेशर होगा 30 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से अधिक होगा। कोरोजन कोरोजिव स्लैग जो निकलेगा H2S गैस। ठीक है, कोरोजिव स्लैग भी निकलेगा। उसके बाद ये किस में चेंज हो जाएगा? सिन गैस में, CO प्लस H2 में चेंज होगा, सिन गैस CO प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिन गैस में बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? H2S निकलेगा, CO2 एंड स्लैग निकलेगा। क्लीनिंग ऑफ, फिर सिन गैस। इसका देखो प्रोसेस के बारे में देख लो। ठीक है, प्रोसेस क्या है? कोल गैसिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच कोल इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड विद एयर। मतलब इसमें जितना भी कोल होगा ना, उसको पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाएगा हवा के माध्यम से, ऑक्सीजन, स्टीम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फ्यूल गैस बनाया जाएगा। मतलब कोल को पार्शियली ऑक्सीडाइज करके फ्यूल गैस बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो गैस है, इसको this gas is then used instead of piped natural gas, methane and other for driving energy। फिर इसको एनर्जी ड्राइव करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, in situ gasification of coal, underground coal gasification is a technique of converting coal into gas while it is still in the seam and then extracting it through wells। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस होगा, इट प्रोड्यूसेस सिन गैस विच इज ए मिक्सचर ऑफ कंस्टिट्यूटिंग प्राइमरी ऑफ मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद जो सिन गैस जो उसमें निकलेगा, सिन गैस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ए वाइड रेंज ऑफ फर्टिलाइजर, फ्यूल, सॉल्वेंट एंड सिंथेटिक मटेरियल को यूज बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है, सिन गैस का। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। ठीक है, तो आज इसमें इसमें जो सिन गैस है ना, सिन गैस का फॉर्मूला क्या है हमारा? सिन गैस का फॉर्मूला ये था, ए सिन गैस CO प्लस H2। ठीक है, तो इसका बहुत ही यूज होता है कहाँ पे? फ्यूल, सॉल्वेंट, सिंथेटिक मटेरियल में बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा JPSC असिस्टेंट कन्वर्टर ऑफ फॉरेस्ट का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, तो एक बार जैसे ही एक पूरा करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, ये हम लोग जून का कर रहे हैं, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर का करने के बाद जितना भी PYQ है, PYQ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।